सुदूर स्थान पर एक गांव है। गांव पानी से घिरा हुआ है। दूसरी जगह पर जाने के लिए ग्रामीण मुख्य रूप से नावों का उपयोग करते हैं। सागर और जीवन, दो भाई जो उस गांव में रहते हैं, नाव चलाया करते हैं। वे अपनी नाव में मनोरंजन रखकर लोगों को आकर्षित करते हैं और होने वाली कमाई से वे अपना अपना परिवार चलाते हैं। एक दिन वे ग्राहकों के लिए अपनी नावें तैयार रखे हुए थे। तभी दो तीन लोग उनके पास दूसरे किनारे जाने के लिए आए। उन्हें देखते हुए जीवन ने कहा, आओ साहब, आओ इस जीवन की नाव में आओ। रेडियो पर गाने सुनना और आनंद लेते हुए यात्रा करना। ओ भाई साहब एंड भाभी जी, उस नाव में केवल रेडियो के गाने होंगे, लेकिन अगर मेरी नाव में सफर करोगे तो गानों के साथ एक पैकेट पकौड़ी का भी मिलेगा। गानों के साथ मजा पकौड़ी का। दोनों अपनी नाव की सुविधाओं के बारे में बताते रहते हैं। दोनों की सुनकर यात्री सागर की नाव में चढ़ गए, क्योंकि उनका दिल पकौड़ी के पैकेट के लिए ललचा गया। और उनके चढ़ते ही सागर जीवन की तरफ देखकर एक तरह की विजयी मुस्कान बिखेरता है और यात्रियों को बिठाकर अपनी नाव आगे बढ़ा देता है। जीवन को थोड़ा बुरा लगता है और वो उदास हो जाता है। सागर की कमाई कम है, लेकिन वो अपने यात्रियों को पकौड़ी के पैकेट दे रहा है। इसका मतलब है कि वो जबरन का खर्चा बढ़ा रहा है। मुझे उसे प्यार से चेताना होगा। जीवन सागर के बारे में सोचता रहता है। दूसरी तरफ सागर यात्रियों को दूसरे छोर पर छोड़कर वापस लौट आता है। तब जीवन कहने लगा, क्यों भाई, हमारी कमाई ऐसी ही बहुत कम है। इतने समय से मुसाफिरों के लिए रेडियो चला रहे थे ना, लेकिन तुम तो उन्हें पकौड़ियों के पैकेट बांटने लगे। हर पैकेट की कीमत अगर 10 रुपए भी है तो आधी कमाई तो तुम्हारी पकौड़ी में ही चली जाएगी। कहाँ का भाई, कौन सा भाई? मेरी ताकत के आगे टिक नहीं सके तो मुझे गलत बात समझा रहे हो? ऐसा नहीं है भाई, तुम कैसे भी कोशिश करो, मैं तुमसे एक कदम आगे ही रहूंगा। मेरी पत्नी ने कहा था, अच्छे इंसान नहीं हो तुम। यात्रियों के साथ मीठा मीठा बोलकर तुम उन्हें अपनी नाव में चढ़ने के लिए ललचाते हो। अब जब मैं ध्यान दे रहा हूँ तो उसकी बात सही लग रही है मुझे। हाँ नहीं तो बात करता है। वे बात ही कर रहे होते हैं कि रंगम्मा और सुजना नाम की दो महिलाएं वहाँ आ जाती हैं। सुजना का रंग जरा गहरा है और लंबे दांतों के साथ वो बदसूरत दिख रही है। दोनों भाई अपनी अपनी नावों की सुविधाएं बताने लगते हैं। सागर की नाव में पकौड़ी की अतिरिक्त सुविधा सुनकर रंगम्मा उसकी नाव की ओर बढ़ जाती है। रंगम्मा के साथ सुजना भी उसी में बैठ गई। सागर उनको देखकर बुरा मुंह बनाता है और अपनी नाव चलाना शुरू कर देता है। पानी में कुछ दूर जाने के बाद सागर के हाथ से चप्पू अचानक फिसल गया। इससे नाव का संतुलन बिगड़ा और सुजना नाव से पानी में गिर गई। मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन सागर को उससे घिन मचती है और वो उसे बचाए बिना अपनी नाव से दूर चला जाता है। सुजना को पानी में डूबता देख जीवन अपनी नाव उसके पास ले आया। जीवन ने उसे बचाया और अपनी नाव में बिठा लिया। तभी सुजना एक देवी में बदल गई। ओ धर्मपरायण आदमी, तुमने मुझे दयालु हृदय रखकर बचाया। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझे बताओ, मैं तुरंत तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगी। बोलो क्या चाहिए? मैं तो अपनी मेहनत पर निर्भर हूँ। अपने पत्नी और बच्चों की देखभाल करता हूँ। समझ गई। अपनी जादुई शक्तियों से देवी वहाँ अखबार से बनी एक नाव प्रकट करती है। जीवन देखकर प्रसन्न होता है। ये एक जादुई अखबार की नाव है, कभी नहीं डूबेगी। अगर कोई नुकसान करने का इरादा रखेगा तो भी इसे कुछ नहीं होगा। तुम अगर इस मंत्र का जाप करो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, बस काफी होगा। इस नाव को तुम जहाँ चाहोगे अदृश्य होकर पहुँच जाएगी और जहाँ भी तुम्हें आवश्यकता होगी प्रकट हो जाएगी। और फिर देवी वहाँ से गायब हो गई। वो किनारे पर यात्रियों के साथ नाव को गायब कर देता और फिर दूसरे किनारे पर प्रकट हो जाता। वो बिना किसी खतरे के यात्रियों की सुरक्षित सेवा करने लगा और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। सागर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने लिए भी परी के आशीर्वाद पाने की सोचने लगा। एक कस्बे में बादल और बिजली नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों छोटी मोटी चोरियां या ठगी करके अपना गुजारा करते थे। दोनों सुबह से शाम तक चोरी से माल बनाने के चक्कर में घूमते रहते थे, मगर फिर भी कुछ खास हाथ नहीं लग पाता था। और इसीलिए आज खाने में क्या बनाया है? 5 स्टार होटल से चिकन मंगवाया है, खा लो। क्यों मजाक करती हो? चोरों को 5 स्टार होटल का खाना कहाँ नसीब होता है? हाँ,
खुद को चोर कहते शर्म नहीं आती? छोटे मोटे हाथ मारकर खुद को चोर कहते हो? तुम्हारी बात में तो दम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ बिजली। कुछ नहीं कर सकते तो सूखी रोटी अचार खाओ और प्रभु के गुण गाओ। कई दिनों से मोटा पैसा बनाने का एक तरीका सोच रहा हूँ। अगर ये तरकीब पास हो गई तो माला माल हो जाएंगे और रोज 5 स्टार से खाना मंगवा कर खाएंगे। तुम्हें पूरी चतुराई से मेरा साथ देना होगा। बादल की बात सुनकर बिजली जरा शांत हो जाती है तो बादल उसे पूरी तरकीब समझाता है। फिर तुम चिंता मत करो, ये तरकीब तो समझो पास हो गई। अगले ही दिन बिजली अमीर लोगों के मोहल्ले में जाकर संतोष नाम की एक अमीर महिला से मिलती है और फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों रो रही हो? जो भी परेशानी हो खुलकर बताओ। क्या बताऊं बहन, गरीबी ने नाक में दम कर रखा है। पूरे 100 घर काम मांगने गई पर किसी ने काम नहीं दिया। अब रो नहीं तो और क्या करूं? रो मत, अगर तुझे काम ही करना है तो मेरे घर कर ले, पर काम ईमानदारी से करना, समझ गई? मुझे कोताही नहीं चाहिए। अरे बहन जी, ईमानदारी की तो बात ही मत करो, ईमानदारी की तो मुझे लत है। इस तरह बादल की बिजली संतोष के घर काम करने के लिए जाने लगी और फिर धीरे धीरे आस पड़ोस की अन्य अमीर महिलाओं से भी उसकी जान पहचान हो जाती है। उसकी बोली की मिठास सबका दिल जीत लेती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन बिजली सोने के 2 कंगन लेकर संतोष के घर आती है और उसे कंगन दिखाते हुए, देखना बीबी जी, ये प्योर सोने के कंगन है। हाँ है तो सोने के। कितने में बनवाए? बनवाए नहीं है, एक सुनार से 2000 रुपए में खरीदे हैं। उसके पास सोने के गहनों का पूरा खजाना है और वो उन गहनों को पैसों के बराबर तोलकर बेच रहा है। बिजली की ये बात सुनकर संतोष हैरान रह जाती है और फिर उससे पूछने लगती है, पर इतना महंगा सोना वो इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? अकल से अंधा है? अरे नाना बीबी जी, चोरी का माल नहीं बल्कि 2 नंबर का माल है, इसीलिए उसे ठिकाने लगा रहा है। हाँ। ये सुनकर संतोष हैरान रह जाती है। 2 नंबर का माल? वो कैसे? उसके दादाजी ना बहुत सारे सोने के गहने कहीं 2 नंबर में छिपा कर रख दिए थे, जब उसे मिल गए हैं। पूरे 4 बोरे मिले हैं उसे। सोने के गहने की बात हो और महिलाओं के मन को ना छुए, भला ऐसा कभी हो सकता है? बिजली की बात सुनकर संतोष तुरंत गहने खरीदने के लिए बेचैन हो जाती है। तो जल्दी से मुझे उस सुनार से मिलवा दे। वो सुनार कल शाम को इस मोहल्ले में आएगा। अब चुपके से गहने खरीद लेना, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर बिजली उसे एक बात और समझाती है। एक बात और है बीबी जी, अब छोटे मोटे गहने मत खरीदना, बल्कि हीरो से जड़ित रानी का हार ही खरीदना। ठीक है। अगले दिन बादल सुनार का वेश बनाकर मोहल्ले में सोने के गहने बेचने के लिए आता है। ले लो, सोने के आभूषण ले लो, प्योर सोने के गहने रुपयों के बराबर की तौल में ले लो। उसकी आवाज सुनते ही संतोष बाहर आई। नहीं भाई, मुझे छोटे मोटे गहने नहीं चाहिए, रानी हार हो तो दो। हाँ हाँ ले लो, पर क्या उसके बराबर रुपया दे पाओगी? सोच लो तो निकालू बाहर। हाँ दे पाऊंगी, रानी हार दिखाइए तो। संतोष के कहने पर बादल रानी हार को निकालकर तराजू के एक पलड़े पर रख देता है और दूसरे पलड़े पर संतोष 2000 के नोटों की गड्डियां रखता है। आपकी तो किस्मत चमक गई बहन जी, 80 लाख का रानी हार केवल 10 लाख में ही मिल गया आपको तो। ये तो माता लक्ष्मी की कृपा है भैया। मगर इसके 2-4 दिन बाद ही संतोष अपने मोहल्ले की सभी औरतों के गले में वही रानी हार देखती है तो पोल खुल जाती है। सबको पता चल जाता है कि बिजली उन सबके धन पर बिजली गिराकर चंपत हो चुकी है और उसने उनके साथ धोखा किया है, क्योंकि उसी ने सब महिलाओं को उस चोर से नकली हार खरीदने के लिए प्रेरित किया था। इस बात का पता चलते ही वे सारी औरतें इकट्ठे होकर पुलिस थाने गईं। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमें भी लूटा है। कमबख्तों ने औरतों की कमजोरी का फायदा उठाया है। अब क्या कुछ नहीं हो सकता? फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता। इस तरह मोहल्ले के लोग मायूस होकर अपने अपने घर लौट आते हैं।
और फिर कुछ दिन बाद बादल और बिजली पुलिस में पकड़े जाते हैं। पुलिस की पूछताछ में वे दोनों अपनी नकली गहने बेचने वाली ठगी को कबूल कर लेते हैं और फिर उन्हें सजा होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि चोर कितना ही सयाना क्यों ना हो, एक दिन अवश्य पकड़ा जाता है कि नहीं?